ये सी पढ़े थे, सी बराबर क्या पढ़े थे यार, ये भी था और लेमडा था, यही पढ़े थे ना। या भी क्या था, भी या म्यू को फ्रीक्वेंसी था, यह क्या था उसका लेमडा इंटरनल था, और ये क्या था सी क्या था स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल। यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है, तो इसका भी उपयोग होगा। उसके बाद से एक तो और बचा, जैसे क्वेश्चन दिया गया था बुक से परसों, क्वेश्चन दिया गया था, इसमें वेव नंबर लिखा था। क्या लिखा था, वेव नंबर। तो ये थोड़ा सा लिख लो, वेव नंबर, वेव नंबर, वेव नंबर कह सकते हैं, यह है नंबर ऑफ वेवलेंथ in 1 meter distance। ठीक है, ये हो गया 1/λ, 1/λ। लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ है, और 1 ये क्या हमेशा मीटर में रखना, हमेशा मीटर में। अगर ये मीटर के बजाय दूसरा कुछ है तो गलत हो जाएगा। बात समझ आया, परिभाषा डेफिनेशन से ही दिख रहा है आपको कि 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जितना क्या होगा वेवलेंथ है, उसकी जो संख्या होगी उसी को क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं। बात समझ आया। तो इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। 1 मीटर अगर सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, और द्वारा वेवलेंथ निकालिए, वेव नंबर निकालिए, तो उसको क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे, और मीटर में बदल कर फिर क्या करेंगे उसके वेवलेंथ से उसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, वो आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अक्सर इसमें जो सवाल था उसमें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन था, इसके पहले दिए थे, बुक से क्वेश्चन दिया गया था इसके पहले परसों। तो परसों देखो वेव नंबर दिया था, तो क्या क्वेश्चन था, देखो वेव नंबर लगा के देखो, देखो इसमें क्वेश्चन देखो। अरे परसों एक क्वेश्चन लिखे थे, फाइंड आउट वेव नंबर था, और क्या क्या था परसों लिखे थे भाई क्वेश्चन, काफी देखो क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो वेव नंबर निकालो इसका। वेव नंबर वाला क्वेश्चन लिखा गया था। क्वेश्चन रफ पे लिखते हो क्या तुम लोग, क्वेश्चन है या 3 पे गाना याद रहेगा क्वेश्चन कब का, क्या क्वेश्चन था। चलो यही क्वेश्चन था क्वेश्चन, विविध भारती रेडियो स्टेशन वाला था। इसमें कहा इसके बाद वाला कहा है क्वेश्चन, देंगे तुम लिखियो क्वेश्चन। ये पीरियड दिया था क्या, ये 2 × 10⁻10 क्या है, ये टाइम पीरियड है। यानी टी दिया हुआ था, टी बराबर है ये आपका कितना है, ये 2.0 × 10⁻10 सेकेंड था। ठीक है, ये है ना, और कह रहा है तो वेव नंबर निकालना था, और से क्या संबंध है हमारे पास, ये टाइम पीरियड दिया है ना। अब फ्रीक्वेंसी बराबर था, फ्रीक्वेंसी ये भी बराबर था 1/T। ठीक है, तो इसको रख दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। हम लोग को क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए ना, और हम लोग के पास एक और फार्मूला है, ये C बराबर था क्या, V/λ।
यही फार्मूला है ना। तो हम लोग क्या करना चाहिए, इसको ठीक है। तो जो क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, विकिरण होती है, तो उनका जो वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य समझ रहे हो। तो किसी भी ऊर्जा के क्रम को उनके वेवलेंथ के आधार पर या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में या फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जो व्यवस्थित करते हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यही बात लिख लो, यह है द अरेंजमेंट है, व्यवस्था क्रम है ऑफ द वेरियस arrangement of the various types of electromagnetic radiations in order of their increasing ब्रैकेट में OR increasing or decreasing wavelength और अथवा फ्रीक्वेंसी is known as electromagnetic spectrum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटते हुए क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना। लिखा गया था अरेंजमेंट यानी व्यवस्था क्रम ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन मतलब विकिरण, तो अगर रेडिएशन की बात समझते हो तो क्या है, यह एक विधि है। रेडिएशन क्या है, एक विधि है जिसके थ्रू एनर्जी का स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बात समझ में आया, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात समझ में आया। आगे जूनियर क्लास में पढ़े होंगे कई विधि होती है ऊर्जा के स्थानांतरण का। तो इसमें एक रेडिएशन ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा हमारे पास से आती है, भाई पढ़े होगे सूर्य की दूरी कितना है, बात समझ आ रहा है। सूर्य की दूरी कितनी है, 10^11 मीटर में 15 करोड़ किलोमीटर है। बात समझ में आया। तो उतना दूरी पे जो आते हैं वो कैसे आता है, बीच बीच में कई ऐसे जगह है जहाँ निर्वात है, वैक्यूम है, यानी वैक्यूम है, वहां पे कोई माध्यम नहीं है। बात समझ में आया। तो ये जो रेडिएशन का विकिरण होता है वो ऊर्जा स्थानांतरण की एक विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग या बढ़ते हुए या डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में क्या वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य के आधार पर या फ्रीक्वेंसी के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में करते हैं। तो जो व्यवस्था क्रम आती है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है। आइए अब लिखना हम लोग को सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो यू आर सोर्स ऑफ
मैग्नेटिक रेडिएशन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अब अगर देखोगे, क्या देखोगे, ये जो टर्मिनोलॉजी अगर देखो तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा गया ना, अभी इसके पहले हम लगातार चर्चा की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जहां भी इलेक्ट्रो शब्द है, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, बात समझ में आया। आप मैग्नेट मतलब समझ ही ना, चुंबकीय, तो ये हो गया वैद्युत, हो गया ये हो गया चुंबकीय, वैद्युत और चुंबकीय। तो विद्युत मतलब समझ वैद्युत क्षेत्र में डिस्टर्ब होगा, और मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो वो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण का कुछ अनुभव करेंगे, अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो लिखा गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें नंबर 1 लिख लेंगे, ये है आपका रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है। इन्हें अगर देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी रीजन जो होता है अराउंड, लगभग है अराउंड 10⁶ Hz हर्ट्ज होता है। are used in broadcasting, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियो वेव। जो भी हम लोग रेडियो सुनाई देता है, जो भी रेडियो यूज करते हैं, तो सब में क्या करते हैं, यही वेव यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज किया जाता है। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वह इसी के आसपास रहता है। खूब पूछेगा, आपको फ्रीक्वेंसी याद करनी है कि जो रेडियो है, रेडियो वेव होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके आसपास होती है, 10⁶ हर्ट्ज के आसपास होती है। बात समझ में आया। हर्ट्ज मतलब समझी रहे हैं। और ये क्या लिखा गया, यूज ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो में इसका उपयोग करते हैं, जो भी हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आया। दूसरा आपको लिखना है सेकेंड है ये माइक्रोवेव, ठीक है। इसका रीजन जो होता है, रीजन किसका है, ये हम फ्रीक्वेंसी का रीजन लिख रहे हैं, रीजन अराउंड 10⁻10 हर्ट्ज, यूज इन radar, यूज फॉर radar, ठीक है। यूज फॉर रडार समझते ही हो, रडार समझते हो ना। अच्छा, ये देखते हो आज पिक्चर में देखते हो या उसमें कभी देखते हो ऐसे जो डिफेंस मैकेनिज्म है, सुरक्षा व्यवस्था, इसमें उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है, ऐसे छतरी जैसे दिखाई देता है, इस पानी वाले जहाज और उसमें बॉर्डर वगैरह पे बनाए गए रहते हैं, वो लगातार ये सिग्नल भेजता रहता है, अपनी फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है। और जैसे ही कोई हवाई जहाज या कोई उड़ने वाली चीज उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आता है, तो ये उसको स्क्रीन पे दिखाता है। बात समझ में आया। तो स्क्रीन पे दिखाता है, तो वो उसी का जो देखने वाले होते हैं, जो ऑपरेटर होते हैं, उसको देख करके बताते हैं कि कोई दूसरा हवाई जहाज या कोई भी चीज जैसे अटैक करने वाली या कोई भी चीज है, वो हमारी सीमा के अंदर घुस रहे हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको या तो अगर मान लीजिए दुश्मन देश का है या कुछ ऐसे चीजें हैं, तो इसको वही क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इसकी उपयोग सुरक्षा प्रणाली में खूब किया जाता है, सुरक्षा प्रणाली में खूब किया जाता है। ये शुरुआत की है कहां से, चमगादड़ नाम सुनो, चमगादड़ बैट, चमगादड़। तो याद होगा तुमको, वो रात्रिचर है, नॉकटर्नल एनिमल है, यानी कि रात को सक्रिय रहती है, दिन में पैसिव रहती है। बात समझ में आया। तो वो रात को चलती अंधेरे में चीजों को दिखाई देती है उसका, ठीक है। दिन में वो देख नहीं पाती है ठीक से, तो वो भी क्या करती है, ऐसे वेव निकालती रहती है और चलती है। और रास्ते में जैसे कोई
अवरोध आता है तो फिर उसका क्या होता है, वेव जाकर उसके सेंसरी आर्गन में पड़ता है और वो समझ जाती है कि आगे कोई अवरोध है, इसलिए उससे बच के निकल जाती है। बात समझ में आया? तो उसी बैट के मैकेनिज्म को देख करके और क्या किया गया, इसके रडार का निर्माण किया गया। ठीक है, अब दिन में चमकारा का भी देखते होगे तो कई जगह हवाई चिपके रह जाएगी, अगर चलेगी ग्राम ग्राम लड़ेगी दीवार से। बात समझ आएगी तो दिन में देख नहीं पाती है। ये हो गया माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, याद करना आपको 10 टू पावर 10। ठीक है, इसके पहले क्या पढ़े थे, इसके पहले क्या पढ़े थे, कौन रीजन पढ़े थे, रेडियो वेव। रेडियो वेव का क्या फ्रीक्वेंसी था, 10 टू पावर 6। रडार वाला यानी माइक्रोवेव का हुआ 10 टू पावर 10 क्या 8 से पूरा बोलोगे तो बात होगी, हाथ जाओ। ठीक है, ये उसके बाद से ये थर्ड लिखो, इंफ्रा। थर्ड हो गया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इसका फ्रीक्वेंसी है 10 टू पावर 13 हर्ट्ज। used for heating। यूज फॉर हीटिंग, इसका उपयोग गर्म करने के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड इसका फ्रीक्वेंसी है 10 टू पावर 13, यानी कि इसी के आसपास की फ्रीक्वेंसी होती है। फोर्थ है यह अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट इसका फ्रीक्वेंसी रीजन है 10 टू पावर 16 हर्ट्ज। कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन। इसका फ्रीक्वेंसी 10 टू पावर 16। अब इसी के देखो, इसी में होता है फ्रीक्वेंसी, इसी में विजिबल लाइट। विजिबल लाइट इसी का भाग है, इसी का थोड़ा सा हिस्सा है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। आई कैन सी अल्ट्रावायलेट। ठीक है, ये लिखा गया है अल्ट्रावायलेट साथ लिखा गया है 10 पावर 16 हर्ट्ज जो होता है इसकी फ्रीक्वेंसी। लिखा गया है कंपोनेंट ऑफ सन्स रेडिएशन, यानी कि सूर्य की जो प्रकाश जो विकिरण होता है उसी का यानी क्या है, एक घटक है, कंपोनेंट, यानी सूर्य के प्रकाश में मिलता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और उसी में लिखा गया है इसी का हिस्सा है विजिबल लाइट, जो हमारे दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश है जो हमको देखने में क्या करती है, सहायता करती है, जिसकी उपस्थिति में चीजें हमको दिखाई देती है, तो उसमें क्या करते हैं, विजिबल लाइट करते हैं। तो विजिबल लाइट का जो है फ्रीक्वेंसी है 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। 10 टू पावर 15 हर्ट्ज है, लिखा गया आई कैन सी। बात समझ आया? तो जो हमको दिखाई देती है तो बात हो जाएगी। तो विजुअल लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। जरा ऐसे लिखो, ये फ्रीक्वेंसी है यानी हर्ट्ज है, और इधर है तरंग दैर्घ्य, इसमें मीटर में। ठीक है, यहाँ लिखो 10 टू पावर 0 और यहाँ है 10 टू पावर 8, फिर है 10 टू पावर 2 है, यहाँ है 10 टू पावर 16 बुक में दिया हुआ है, और यह 10 टू पावर 4 है, और यहाँ है 10 टू पावर 4 है। इसको कहते हैं लॉन्ग रेडियो वेव।
रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। इसके बाद है 10 टू पावर 6 और 10 टू पावर ये 2 है, इसको AM बोलते हैं, और 10 टू पावर 8 है, और ये है 10 टू पावर 0, तो ये है एफ वेव, रेडियो वेव। टेन टू पावर 10, 10 टू पावर -2 माइक्रोवेव। टेन टू पावर 12, 10 टू पावर -4 और 10 टू पावर 14 और 10 टू पावर -6 IR, ये वाला यानी कि -4 -6। IC में इसी के नीचे है विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम है। यहाँ 4 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर है, नैनोमीटर है, ये है। टेन पावर 12, 10 पावर -4, ठीक है। ये है 10 टू पावर 14 और 10 टू पावर -6। उसके नीचे जाते हैं तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, यानी कि जो दृश्य प्रकाश हम लिखे तो वही है। ठीक है। अब देखो इसी को देने के लिए, तो भुलाने के लिए यहाँ तक नहीं, देखो दिक्कत ये केवल आपको याद कर रहा है। इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इधर क्या है, वेव लेंथ है। वेव लेंथ किसका है, ठीक इसमें है, मीटर में है। बात समझ में आया। अब इसी को देने के लिए जैसे मान लो 400 नैनोमीटर 750 नैनोमीटर दे देगा, तो 400। अब मान लो तुम्हारा कोई प्रश्न दिया तो जिसमें विजिबल स्पेक्ट्रम है वह 400 नैनोमीटर न देके एंगस्ट्रॉम में दे देगा। जा तुम करते हो क्या चीज, नैनोमीटर में दे दिया, एंगस्ट्रॉम में, तो बदलना पड़ेगा। बदल लोगे कि 400 नैनोमीटर है तो 400 नैनोमीटर मतलब 400 नैनोमीटर है, उसको मीटर कर देंगे तो ये 400, ठीक है। और नैनो मतलब 10 -9 यानी 9, तो ये 10 -9 क्या आगे मीटर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसको बदलोगे, पूरा करोगे तो क्या होगा, सामने 4 0 × 10 टू पावर -7, ये इधर किया गया ना 10, तो ये -7 ये मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको मान लो वो क्या दिया है, नैनोमीटर में दिया, बदलना चाहते हैं किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 क्या मीटर, जरूर बोलना मीटर। बात समझ में आया। तो मीटर, अब इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो क्या करोगे, 10 से भाग दे दोगे। वो नैनोमीटर को मीटर में बदले तो कितना है तुम्हारे पास, 4 × 10 7 मीटर आया। अब उसको एक एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहते हो तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 मीटर होता है। तो 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाग दिए। अब इसे करोगे तो क्या होगा, ये जब भाग देते हो तो ये वाला है ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 40 × 10 टू पावर -7 × 10 टू पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह बदलेगा तो यहाँ देखो ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो इसमें से घट जाएगा घात,
घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 4 में 10 बटा 3, क्या हो जाएगा मीटर। और इस वाले के स्टार में पढ़ते हैं ना हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना एंगल स्टार। बात समझ आ गया। तो 4 × 10⁻³ एंगल स्ट्रॉन्ग है। तो वही वाला अब इसको करने के लिए क्या करेगा, मान लो 400 है और 750 है नैनोमीटर है, तो उसको एंगल स्टार में दे देगा। बात समझ में आया। तुम अगर एंगल स्टार में बदल लेते तो बदल लोगे, नहीं तो पता लगेगा तुम जो रट्टे मारे हो वो है ये नहीं है उसमें। बात समझ में आया। तो आज समय कितना है, 1 मिनट। समय कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट पढ़ना है और 1 मिनट में हल भी करना है, उसको बॉवेल्स भी बनाना है। अगर जो चूका तो समझ लो, अगर कोई कैलकुलेशन में देरी हो रही है तो एक क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन खराब कर रहा है। बात समझ में आया। तो उसके साथ सबसे विशेष बात यही है कि जो लगता है कि आप 1 मिनट में कर लेंगे ठीक है, तो उसका एक किसी को समय देने की जरूरत नहीं है। संसद जो आता है उसको करते चले जाइए और सब ऐसा सीट पे बॉवेल्स भी पूरा भर लीजिए, जितना कर लिए उसका सही सही मैच के आराम से फुर्सत से। उसके बाद बचता है समय, तो जो नहीं आता है उस पर क्या करिए, ट्राई करिए, माथापच्ची करिए। और माथापच्ची करने के साथ जैसे करते जाते हैं उसको ऐसा सीट में करते जाइए, क्योंकि टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है। तो ये पता चल जाएगा कितना नैनोमीटर में है, उसके एक्स्ट्रा में बदल लेंगे। तो ये क्या था, विजुअल लाइट का था। विजुअल लाइट का, ठीक है। और 2-3 और लिख दिया जाए। ये देखो, ये वही फिर वही है, इधर बी है, इधर लैम्डा है, किसमें है, मीटर में है। तो ये है 10⁻16 और इधर है 10⁻⁻8। इसको यूवी, अल्ट्रा वायलेट यूवी, ठीक है। ये है 10⁻18 और ये 10⁻−10। ये क्या होता है, एक्स रे, ठीक है। यहां है 10⁻20 और यह है 10⁻−12। ये 10⁻22 और 10⁻−14 हो जाएगा। और ये 10⁻24 और 10⁻−16। इसको ये है गामा रेज, गामा रेज। ठीक है। इस पे तुमको ये सवाल मिल जाएगा इस पे, लेकिन वो सवाल एक रहेगा, तुमको याद करने वाला चीज रहेगा इस पे। ठीक है, बात समझ में आया। एक चीज देखो, यहाँ पे ये जो -12 है, -14 है, -16 है, तो इसका क्या मतलब, इसका जो ये वाला माइनस पे जो पावर पे जो हीट होता है, अगर वो बढ़ता जाता है तो उसकी राशि का मान क्या होता है, कम होता है, कम होता है। ये 10⁻16 है, तो ये वाला अधिक है कि ये वाला अधिक है, ये 10⁻14 है, 10⁻16 है, तो कौन अधिक है, -14। बात समझ में आया। तो इसका तरंग तो बहुत कम है, उससे ये बढ़ते हुए क्रम में है, नीचे से ऊपर माइनस कम हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, माइनस बढ़ रहा है मतलब चीजें घट रही है। बात समझ में आया। तो इसका तरंग कम है, इसका और अधिक है, इससे और अधिक है, ऐसे करते हुए चला जा रहा है। बात समझ में आया। तो एक क्वेश्चन जैसे लिखा था, क्वेश्चन एक लिखो, ये क्वेश्चन है, लिखे which wavelength falls in a X-rays region. अब इसका एक विकल्प था 10,000 एंगस्ट्रॉम, बी इसका है 100 एंगस्ट्रॉम, सी है 1 एंगस्ट्रॉम और डी है 10⁻² एंगस्ट्रॉम।
बात समझ में आया? देखो तो देख के देखो, कभी तो अगर सामने वाला ये तुमको नहीं याद है तो ये नहीं कर पाओ, कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुमको वेवलेंथ का सीरीज नहीं याद है तो कभी कर नहीं पाओगे, इसलिए याद करना जरूरी है, याद करना जरूरी है, मस्ट। समझ में आया बात? तो कह रहा है कि विच वेवलेंथ फॉल इन एक्स रे रीजन, ठीक है। कौन सा इसमें जो वेवलेंथ है वो क्या होता है? एक्स रे का होता है। फॉल इन में एक्स रे का होता है। ऑप्शन सी जी वही है, ऑप्शन सी ही। जैसे एक्सरे वाला आप लोग पढ़े, देखो 10⁻10 है, ये किसमें है? मीटर में है। 10⁻10 एक्सरे का रीजन है, वो क्या है? मीटर में है, तो 1 एंगस्ट्रॉम है। 10⁻10 को 1 एंगस्ट्रॉम कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये 10,000 है, ये 100 है, 1000 है, और ये क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कब? जब याद होगा तब, नहीं तो कभी नहीं कर पाओगे। याद होगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो कभी कर नहीं पाएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। याद है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत है। बात समझ में आया? तो कोशिश करना याद करने का। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, आप देख लो। अरे कॉर्नर लिखो, क्वेश्चन है इफ λ1 एंड λ2 आर द wavelength of characteristics X region, X ray and gamma rays, RAYS, gamma rays, respectively, then the relation between them is अब फिर यही क्वेश्चन वही डायरेक्ट है, टप्पा है। याद है तुमको एक्स रीजन वाला और गामा रीजन वाला, उसका वेवलेंथ याद है तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाए। कोई विद्या नहीं है, कोई विद्या नहीं है। और वाला होगा, देखो तुम लोग जो लिखे उसमें देखो, प्रश्न कह रहा है इफ λ1 एंड λ2 आर द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स-रे एंड गामा रेज, यानी एक्स और एक्स-रे और गामा रेज का λ1 और λ2 क्या वेव लेंथ है। तो कह रहा है कि इनमें क्या संबंध होगा, λ1 और λ2 में क्या संबंध होगा। तो आप देखेंगे गामा कहाँ है? गामा सबसे नीचे है ना, गामा सबसे नीचे है, उसके ऊपर एक्स-रे है। तो गामा और एक्स-रे नीचे, सबसे नीचे है, उसका वेवलेंथ क्या है? कम है, उसका वेवलेंथ माइनस में है ना। माइनस ऊपर वाला भी माइनस में है, एक्स-रे वाले में भी, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? अधिक है, इससे अधिक है। तो कौन होगा? बराबर है नहीं, ये वाला है नहीं, ये वाला क्या है? ये वाला, यही वाला सही है। ये क्या है? अधिक है। λ2 इज क्या हो गया? लेस देन λ1, माने ये वाला जो पोर्शन इधर आता है वाला अधिक होता है, यही बात है ना।
ये वाला जो पोर्शन होता है जिधर रहता है वो अधिक होता है, और जो नोक वाला होता है वो कम ऊपर दस्तक करता है। बात समझ में आया? उस नहीं आपका बात ये मतलब समझ लेना कि नोक जिधर है वो कम वाला है, और ये वाला इधर वाला ये डिस्टेंस अधिक है, तो ये अधिक वाला है, तो ये वाला लेमडा 1 क्या है, अधिक है लेमडा 2 से। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं, और हल तभी कर पाएंगे जब याद रहेगा तभी, नहीं तो और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अब इन्हें जानेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी, PLANK प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी ठीक है। अब ये जो पहले जो माना जाता था, जब ये जो प्लांक थे ये अपना थ्योरी नहीं देते, उसके पहले ये माना जाता था कि कोई जो विकिरण होता है, कोई विकिरण हो या विकिरण समझते हो रेडिएशन, कहीं से ऊर्जा निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, या तो क्या हो रही है, निकल रही है या तो एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो कंटीन्यूअस होता है, रेगुलर होता है। लेकिन इन्होंने ये बताया कि जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या अवशोषित होती है वह कंटीन्यूअस यानी सतत के रूप में नहीं होती है, बल्कि छोटे छोटे एनर्जी पैकेज के रूप में आगे बढ़ती है, छोटे छोटे एनर्जी पैकेज के रूप में आगे बढ़ती है। उसी को क्वांटम बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तो यही सिद्धांत दिया था प्लांक्स ने, इसीलिए उसका नाम दिया प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो ऊर्जा के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उसी के रूप में चलता है, तो वही हम लोग को लिख रहा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो इस पे लिखेंगे नंबर 1 लिख लीजिए, द रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed by a body not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy, and these packets are called quantum. ठीक है, लिखा गया था रेडिएंट रेडिएशन से बना है, विकिरित क्या हो गया, विकिरित। बात समझ में आया? जो ऊर्जा निकल रही है तो विकिरित लिखा, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड उत्सर्जित होती है या एब्जॉर्ब होती है। कई ऊर्जा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है बाय बॉडी, किसी पिंड के द्वारा, या तो ऊर्जा अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, नॉट कंटिन्यूअसली, वह सतत नहीं होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है, यानी सतत नहीं होती है। तो कैसे होती है? बट डिसकंटिन्यूअसली, असतत, सतत समझते हो लगातार,
और शब्द को इरेगुलर और लगातार कह सकते हैं। होती है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट माने अलग अलग, डिस्क्रीट माने अलग अलग किसके रूप में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो छोटी ऊर्जा उत्सर्जित होती है अवशोषित होती है वह लगातार नहीं होती है बल्कि डिसकंटिन्यूअस होती है और सतत होती है। और कैसे होती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में, किसके रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। और उसी पैकेट को क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो ये तो हो गया नंबर 2 लिखेंगे, इसमें किसी कोई दिक्कत, नंबर 2 लिखेंगे। इन केस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के संबंध में, इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी is called as, क्या कहते हैं, फोटॉन। But in general case, smallest packet of energy called as quantum. इसमें कोई दिक्कत है नहीं भाई। सामान्य छोटे छोटे पैकेट ग्रुप में चले थे उसको क्या कहते थे, क्वांटम कहते थे। लेकिन आगे लिख दिया गया इन केस ऑफ लाइट, प्रकाश के संबंध में। तो प्रकाश जो चलता है उसके लिए छोटा छोटा जो ऊर्जा का जो पैकेट होता है उसको लिए क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। प्रकाश चलता है किसके रूप में, फोटॉन के रूप में चलता है। बाकी और किसी की बात करते हैं, जनरली हम बात करेंगे तो कहेंगे क्वांटम। जनरली क्वांटम, अगर लाइट के केस में उसके यूज करेंगे फोटॉन, यानी कि ऊर्जा का छोटे छोटे जो पैकेट है उसको क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। किस रूप में, लाइट के रूप में, जो हमको देखने में सहायता करती है। लेकिन इसके अलावा किसी की बात करेंगे क्या कहेंगे उसको, क्वांटम। क्या कहेंगे, क्वांटम। लिख लिए। तीसरा लिखेंगे थर्ड, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, PROPORTIONAL, proportional to frequency of the radiation each.
ये लिखा गया है एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सीधा संबंध रखता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक उसकी ऊर्जा अधिक, फ्रीक्वेंसी जिसकी अधिक उसकी ऊर्जा अधिक। ये लिखा गया है E इज प्रोपोर्शनल टू V चर म्यू। बात समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं, V फ्रीक्वेंसी है लिखे थे अभी, C बराबर लिखे थे म्यू तो लेमडा लिखे थे। तो यहां से क्या हो गया E, कहीं भी समानुपाती चिन्ह आता है, क्या आता है, समानुपाती चिन्ह आता है, तो उसको जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। बात समझ में आया? तो यहाँ पे E इक्वल टू H बार V H म्यू। बात समझ में आ गया? जहां H क्या है, प्लांक कांस्टेंट से एक समानुपाती नियतांक है, इसका मान देखो लिखा गया 6.626 × 10⁻31 किलो जूल सेकेंड, किलो जूल सेकेंड। ठीक है, दूसरा इसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये है 6.626 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड। तो अधिकांशतः जो जूल सेकेंड वाला उसी का उपयोग ज्यादा करना होता है, अधिकांशतः, क्योंकि एमकेएस में जूल सेकेंड होता है ना एमकेएस में। क्योंकि जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन में ध्यान देते हैं कि जो भी राशियां हैं वह एक ही पद्धति में हो, जैसे एमकेएस पद्धति है, सीजीएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है। पढ़े हो, नाम सुने एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ये देखो एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड पद्धति है, लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापते हैं। तो ये पद्धति बहुत, इसका उपयोग बहुत नहीं होता है, यूरोप में नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया सीजीएस, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, तो इसका उपयोग कम होता है, इसका उपयोग कम है, क्योंकि लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, भार को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं, इसका उपयोग कम है। इसके बाद आया एमकेएस, क्या हो गया, एमकेएस, इसी को एसआई भी कहते हैं, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, भार को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापते हैं। तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व में इसी का उपयोग होता है, एमकेएस पद्धति में होता है। तो हम कोशिश करते हैं जो भी गणना करते हैं तो कि एक ही यूनिट, एक ही सिस्टम में हो, नहीं तो पता नहीं वो सीजीएस वाला रख दिए हो, एक तो एमकेएस वाला रख दिए हो, एक तो एफपीएस वाला रख दिए। प्रश्न बनाते समय क्वेश्चन सेटर भी ऐसा करते रहते हैं, उसे यूनिट बदल के रख देते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि एक में नहीं किया तो सब मामला गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान देंगे। अब हम देखो E बराबर हम पढ़े EH, अब यहाँ देखो EH तो रहेगा ही, और इसका हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, C बराबर ये लेमडा पढ़े थे। ठीक है, तो V बराबर क्या होगा, C अपान लेमडा। तो यही यहाँ सिखा दिया गया है, यहाँ सिखा दिया है, तो V बराबर यहाँ दिया गया C अपान लेमडा, C अपान लेमडा। E क्या है, ऊर्जा है, ES प्लांक कांस्टेंट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य है। अब जो दिया रहेगा उसकी वैल्यू रख के आपको गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यह क्या है, ये देखो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चालों दिए दिमाग में है तो सब याद एक है। अब क्या हो गया, यह उल्टा है लेमडा, तो जिसका तरंग अधिक होगा, मान लो लेमडा नीचे है ना, तो इसके तरंग अधिक हो तो ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। इधर देखो बदमाश, क्या हो गया, कम। ये तरंग नीचे वाली राशि है, तो ये वाला बढ़ेगा, ये वाला घटेगा, ये वाला कम कर दो, ये वाला बढ़ेगा। याद होगा हम लोग जो तरंग लिखे हैं ऊपर से नीचे, तो सबसे कम आया किसका, गामा का, सबसे कम गामा का है। बात समझ, क्या कम है, क्या कम है, गामा का वेवलेंथ कम है, तो उसकी ऊर्जा ये वाला कम होगा तो ये होगा। तो इस तरह से तुलना कर सकते हो, ई एक्सरे, ई गामा रे। बात समझ में आया, क्योंकि ये सारा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू क्यों नहीं वेरी करेगा, तो उसका ये बदल जाएगा। बात समझ में आया, तो केवल वेवलेंथ हमको पता रहेगा तो किसका एनर्जी लेवल कम होगा, किसका अधिक होगा, हम तुलना कर सकते, हो जाएगा ना। ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये नीचे वाला है, ये दोनों में तुलना करके मान लो 2 दिया हो तो E1
E2, ठीक है, दिया हो, कंपेयर करना है तो 1/1 क्या होगा, लेमडा 1, ये हो जाएगा लेमडा 2, तो जिसका इक्वल होगा उसी से हो जाएगा। जब मान लो E1 अब बटा E2 करना है तो हो जाएगा क्या चीज, ये उल्टा हो जाएगा ना, ये लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 हो जाएगा। इस तरह से करके क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि किसका टर्न दर के हिसाब से उसकी एनर्जी लेवल क्या है, किसकी कम है किसका अधिक है। अगर एक्स गामा ने दे दिया हो तो तुम उसका जानी रहो घटता है बढ़ता है किस कम है, तो एनर्जी लेवल कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ लीजिए इसी का है, चौथा भी जो है क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी to another will be some integral multiple of energy of a quantum। लिखा गया है सम इंटीग्रल मल्टीपल, यानी पूर्ण गुणक होता है। तो लिखा गया मान लो अगर एक फोटॉन है, एक फोटॉन की ऊर्जा रहेगी, मान लो यहाँ 2 हो गया तो जितना ऊर्जा रहेगा उसका क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन, n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन। एक फोटॉन है तो ऊर्जा कितना एक्सचेंज करोगे उतना आएगा, वही 2 हो जाएगा तो जमा 3 रहेगा तो ट्रिपल, 4 आएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 या 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे। बात समझ में आया? एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है इस पे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 100 photon if wave length of the light is 200 angstrom। ठीक है, क्या क्या दिया है, फोटॉन की संख्या दिया है, n का वैल्यू दिया है, और उसके बाद क्या किया, वेव लेंथ। देखो n को दिया है, वेव लेंथ दिया है, h पता है, c पता है, एनर्जी निकल जाएगी। बात समझ में आया?
क्या क्या दिया देखो, उसमें यह दिया हुआ है नंबर ऑफ फोटॉन और उसके बाद क्या दिया है, वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया है 200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लैम्डा दे दिया है, और यह सी एच प्लांक कांस्टेंट है ये है, और सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो तीनों दो पता है, दो दिया है, तो आपके उसको कैलकुलेट कर लो।